गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोनिक बॉन्ड पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्ड के बाद हम लोग कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड का एक और नेम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। एक अनदर नेम आयोनिक बॉन्ड बोलो आप, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो आप, सेम बॉन्ड का नेम होता है। जब हम लोग आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, जब कंप्लीट इसका मैकेनिज्म पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर कोई कंपाउंड को देकर जब हम लोग एक्चुअल में जब कोवलेंट बॉन्ड भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स देकर ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड को हम लोग देखकर कैसे समझेंगे कि यहाँ के जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड बनाएगा और ये कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसके डेफिनेशन की बात की जाए आयोनिक बॉन्ड की, तो हम बीच बीच में आपको आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की चर्चा बीच बीच में करेंगे, पर कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बाद अनदर वीडियो में देख लेंगे। आज आप लोग आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के कंप्लीट मैकेनिज्म को समझेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जब कोई एक एटम दूसरे एटम, मान लेते हैं ए नाम का कोई एक एटम है, बी नाम का कोई एक अनदर एटम है, जब किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन ई के ऊपर में माइनस चार्ज दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप लोगों को पता है। एक एटम का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है अनदर एटम पर, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। दो डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं, कोवलेंट जब बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है और कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया तो फिर से वापस लेने का काम नहीं करता, ये दे दिया मींस दे दिया, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कंप्लीट ट्रांसफर, ये एटम फिर से दोबारा इससे नहीं मांगता है। पर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये उसको दिया, जरूरत पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, जो ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जरूरत पड़ेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी क्या, आगे में आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लगाएंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लेने का काम दोबारा नहीं करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो थोड़ा सा आप लोग कोवलेंट का मतलब भी समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब बात करें जो यूजुअली होता क्या है, आयोनिक बॉन्ड में जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो यूजुअली एक मेटल होता है। जनरली आप उसको बोल सकते हैं वो मेटल होता है। और जो लेने वाला होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और जिसको ये इलेक्ट्रॉन को दिया, ये नॉन मेटल होता है। तो आप ऐसे करके भी पहचान सकते हैं कि यदि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि हां, यानी कि यहां पर आयोनिक बॉन्ड बन रहा होगा। और यदि नॉन मेटल, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, तो यहां पर ये भी नॉन मेटल होता है और ये भी नॉन मेटल होता है। यानी कि दो नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड।
पर ध्यान रहे, कोवलेंट बॉन्ड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो में। कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से बड़ा टॉपिक है। तो आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो जो वन एटम बोल रहे हैं वो कैसा एटम है? मेटल है। और अनदर एटम जो बोल रहे हैं वो कैसा एटम है? नॉन मेटल है। यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालकर नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को डालना है। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को कहां पर निकालेंगे? एक एटम का न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है शेल। तो आउटर मोस्ट सेल से, सबसे बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को उठाकर आप कहां पर डालेंगे? जो अनदर एटम है उसके सेल में आप डालेंगे, उसके आउटर मोस्ट सेल में आप डालेंगे। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को उठाकर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को डालना है। यानी कि मेटल के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को डालना है आपको। जब इतना कर देते हैं तब हो जाता है एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करें इसके डेफिनेशंस पर भी, जो आप लोग को नोट्स बनाने में हेल्पफुल हो। जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो मैंने बताया था कि 2023 तक, यानी कि न्यू सेशन स्टार्ट होने तक, हम लोग 11 12 के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मेरा क्वालिटी पता चल जाए कि हम 2023 से, जो भी अभी बच्चे 11 में होंगे वो 2023 में 12th में जाएंगे, तो वो 2023 में क्लास 12th में जब जाएंगे तो वह आप मेरे पर डिपेंडेंट रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। आपको अभी से लेकर 2023 के न्यू सेशन तक, यानी कि फरवरी तक, आप लोग केवल आप इस चैनल में क्वालिटी को ऑब्जर्व करो कि कैसी क्वालिटी की पढ़ाई आपको मिल रही है। कोई भी टॉपिक में जितना डिप हम जा रहे हैं, जितना आप लोग को जिस लेवल तक बताया जा रहा है, क्या उस लेवल तक का इंफॉर्मेशन कहीं और मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो वेरी गुड, नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली आप इस चैनल में रहकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास 12th में हम बोले थे कि हम लोग हर एक चैप्टर के रेगुलर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। आप एज ए ट्यूशन आप यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। अब कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट चैप्टर पर हम लोग रेगुलर हर एक टॉपिक पर एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए खैर, हम लोग आज के टॉपिक पर हम लोग मूव करते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या बोले? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, मतलब जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसको हम अभी बोल देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं मेटल। डेफिनेशन में इस चीज को लिखना, आपके एग्जाम के डेफिनेशन में इस चीज को लिखना जरूरी नहीं है, मेटल लिखना जरूरी नहीं है। आप सीधा बोल सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अनदर एटम बोले तो नॉन मेटल। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, हम लोग ऊपर में बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करें या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात करें, हो सकता है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, यह डिपेंड करता है कैसा हो रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉन बोले या इलेक्ट्रॉन्स बोले, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, नॉन मेटल। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि सोडियम एक मेटल होता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से, आप बोलेंगे सर यहां भी आप 3 को बनाए थे, यहां भी 3 को बना रहे हैं, 3 को बनाने के पीछे क्या रीजन है? एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन।
यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चल जाएगा इसके थर्ड सेल वाले, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस सेल में डालना है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां चल जाएगा तो Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ये आप जान लो, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर हमेशा एगो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो अलग टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। सिंगलेट लिंकेज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन भी कभी कभार बनाता है बॉन्ड, पर वो आज के समय में सिलेबस में वैलिड नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन भी बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी बनाता है, पर एक्चुअल में जो पढ़ना है वो 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री में काम देगा। 1 और 3 वो एक्सेप्शनल केस है, कहां होगा बता देंगे कभी। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाया, ये जो बॉन्ड हुआ इसी बॉन्ड को आप बोलो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड बोलने का क्या रीजन है? आयोनिक का मतलब होता है चार्ज। तो आयोनिक बोलने का मतलब ये होता है ना कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ये Na दिया तो Na के ऊपर में प्लस चार्ज आ गया, Cl लिया तो Cl के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ गया। एक्चुअल में ये कैसे होता है सर? देने वाले को आप प्लस क्यों बोल रहे हैं, लेने वाले को माइनस क्यों बोल रहे हैं? इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये आयोनिक बॉन्ड से रिलेट नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में आएगा कि ये कैसे याद रखें, देने वाला प्लस कैसे बन गया, लेने वाला माइनस कैसे बन गया, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सोडियम है, मान लेते हैं ये एक क्लोरीन है, या सिर्फ सोडियम और क्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम, जैसे कि मान लो ये एक एटम, एक सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस की बात करें तो हर एक सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक जेन्युइन केस में, मतलब इस पर फ्रिक्शन नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन ना टूट कर गया है ना कोई इलेक्ट्रॉन टूट कर आया है। तो सबसे पहले एक न्यूट्रल केस में यदि बात करें तो कोई भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। कोई भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो देखो आप यहां पर कि आपके पास 2 को नेगेटिव चार्ज है और 2 को पॉजिटिव चार्ज है। अभी कुल मिलाकर चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, 0 चार्ज। इसके पास भी 2 को नेगेटिव है, 2 को पॉजिटिव है, कुल मिलाकर 0 चार्ज है, कुल मिलाकर 0 चार्ज है। अब क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज मेरा रह गया एगो, यहां से ये चला गया, ये यहां आ गया, यहां पर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया और 2 को प्रोटॉन रह गया। तो आप देखो कि इसके पास पॉजिटिव 1 हो गया। इसी कारण से जो देता है, जय गो देता है, उतना प्लस लगाते हैं। Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ए को प्लस लगाए। यहां पर ध्यान दो आप, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया तो इसके पास 3 को इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 3 को नेगेटिव चार्ज और 2 को पॉजिटिव पहले भी था अब भी है, तो हो गया रिजल्टेंट कितना, नेट चार्ज हो गया -1। इसके पास नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया +1। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि जो देता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो लेता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। देता है मतलब इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां ये इलेक्ट्रॉन पाया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और यहां इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ठीक है, तो यहां से आप लोग एक तो पता चल गया कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली जब ट्रांसफर होता है और अनदर इलेक्ट्रॉन पर, अनदर एटम के आउटर मोस्ट सेल में जाकर जब इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है तो इससे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिस बॉन्ड को आप लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये डेफिनेशन है, आप लोग कॉपी में भी नोट्स इसी तरह से बनाएंगे। हम इसको हटा रहे हैं, आगे और इसके मैकेनिज्म पर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इसके मैकेनिज्म पर थोड़ा डिस्कस कर लें। इसके मैकेनिज्म पर डिस्कस करें तो सबसे पहले आप ये एक पॉइंट जान लो, ये अलग से कॉपी में नोट पॉइंट करके लिख लेना। आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैसे कैसे करके आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको डिफाइन किसने किया था? इसको डिफाइन किया था वॉन हेबर
प्रोसेस, इस प्रोसेस की जगह पर बुक में कई बार साइकिल लिखा जाता है, बॉर्न हेबर साइकिल या बॉर्न हेबर प्रोसेस, जो बोलना है बोलो आप। बॉर्न हेबर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, साइकिल लगाओ प्रोसेस लगाओ। बॉर्न हेबर प्रोसेस या बॉर्न हेबर साइकिल में इस चीज का डिस्कस किया गया था, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म का डिस्कस किया गया था कि कैसे करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने उठाया और क्लोरीन को दे दिया, आयनिक बॉन्ड बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग कंप्लीट डिस्कस करें इसके मैकेनिज्म पर। तो बॉर्न हेबर ने बताया कि आयनिक बॉन्ड बनने में क्या क्या प्रोसेस काम करता है। तो टोटल यदि बात कर लें हम लोग, तो कौन कौन सा एनर्जी लगता है, सारे एनर्जी पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है? जैसे कि अभी हम बताए थे कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो सोडियम किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। कोई भी मेटल जनरली कौन सा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहता है, सामने सामने रहता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है। यदि हम लोग लिक्विड की बात करें तो थोड़ा दूर दूर होता है, लेकिन यदि कोई गैस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और दूर दूर होता है, मतलब पार्टिकल्स और दूर दूर होता है। तो सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है एज कंपेयर टू लिक्विड गैस। जब लिक्विड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू सॉलिड, पर यदि कोई गैसियस स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी है। तो सोडियम से यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सोडियम को क्या करना पड़ेगा? उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लिक्विड से फिर किसमें लाना पड़ेगा? उसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका फिजिकल नेचर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ध्यान रहे यह रिक्वायर्ड एनर्जी है। सब्लिमेशन एनर्जी एक रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो सबसे पहले सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की ट्राई मत करो, सबसे पहले सोडियम को कन्वर्ट करो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। जब गैस में होगा तभी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी। देखो ये सब डेफिनेशन आता नहीं है एग्जाम में, पर आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जानना चाहिए। सब्लिमेशन एनर्जी मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका फिजिकल नेचर सॉलिड है या फिर लिक्विड है, तो वहां से आप फिजिकल नेचर को आप चेंज कर रहे हो, और किसमें चेंज कर रहे हो? सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस नहीं बनता है, सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनता है। सोडियम की यदि बात करें तो कोई भी एटम, कोई मेटल की यदि बात करें तो इसको गैसियस स्टेट में लाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट सोडियम सॉलिड स्टेट टू सोडियम लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। आप लोग डेफिनेशन को बार बार कह रहे हैं, आप लोग कॉपी में रीड कर मतलब लिख सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, सुन लो आराम से। पहले सब्लिमेशन एनर्जी जब कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट, फाइनली कौन सा स्टेट? गैसियस स्टेट। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। एक टॉपिक हो गया सब्लिमेशन एनर्जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर सब्लिमेशन एनर्जी के बाद अनदर जो प्रोसेस है जो बॉर्न हेबर साइकिल में डिस्कस किया गया था वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह हो जाता है कि आपने क्या किया, सोडियम को सॉलिड से सोडियम को आपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से
आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल क्या बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी चीज को कहीं से यदि बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी तो जरूरत पड़ेगी। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को आप बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी हो गया कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी को आप बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी, जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो अब आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है, क्योंकि सॉलिड में टाइटली पैक्ड रहता है, गैस में लूजली पैक्ड रहता है, लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक्ड रहता है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी का आपको जरूरत पड़ेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, दो प्रोसेस हो गया। अब बारी है थर्ड, बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी यानी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, अब बारी है क्लोरीन, क्योंकि हम लोग बार बार एग्जांपल जब भी ले रहे हैं, कोई एक एग्जांपल को लेकर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग NaCl बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो Cl एक्चुअल में क्या होता है, अब आ जाओ Cl। सब्लिमेशन एनर्जी किस पर लगा, मेटल पर लगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पर लगा, मेटल पर लगा। अब बारी है बॉन्ड एनर्जी, वो किस पर लग रहा है, नॉन मेटल पर। तो क्लोरीन का जो फिजिकल स्टेट, मतलब क्लोरीन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। अब एक क्लोरीन आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्लोरीन जब भी रहेगा तो Cl2 के फॉर्म में होता है, ये मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है, तो Cl2 के फॉर्म में होता है। आपको बनाना है NaCl, तो एक क्लोरीन का आपको जरूरत है, पर Cl किस फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। Cl2 के फॉर्म का मतलब हो जाता है Cl और Cl इस तरह से रहता है। ये बॉन्ड बाद में जाकर पढ़ाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड कैसे करके होगा नहीं होगा, ये बात की बात है, पहले ये सुन लो। Cl2 इस फॉर्म में होता है। अब आपको यहां से एक Cl को तोड़कर ले जाना है, क्योंकि आपको NaCl बनाना है, एक Cl की जरूरत है आपको। तो मॉलिक्यूल यानी कि Cl2, Cl जिस बॉन्ड से अटैच है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी है यही है बॉन्ड एनर्जी। तो यहां पर क्या हो गया, Cl और Cl के बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी का जरूरत आपको पड़ेगा वो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी कहां पर लगा, नॉन मेटल पर। सब्लिमेशन कहां लगा, मेटल पर। आयोनाइजेशन कहां लगा, मेटल पर। बॉन्ड एनर्जी कहां लगा, नॉन मेटल पर। अब Cl और Cl के बीच को बॉन्ड को आपने तोड़ दिया और यहां से आप एक Cl ले जा रहे हो। ध्यान रहे, ये किसी अनदर टॉपिक में डिस्कस करना चाहिए था, फिर भी हम कर लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी आपको यहां पर कितना लगा। आप ये देखो कि आपने कितने Cl को तोड़ा, आपने 2 Cl को तोड़ा, पर कितने Cl आप यूज कर रहे हो, एक Cl यूज कर रहे हो। 2 को तोड़ा, एक को यूज कर रहे हो, मतलब NaCl बनाने में मुझे हाफ बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कंप्लीट बॉन्ड एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। एक Cl को तोड़ा, एक Cl अभी आपका रिजर्व में है, कहीं और कभी जरूरत पड़ेगा तो कहीं और लगाने के लिए। तो आपको जो NaCl जो बना रहे हो आप, एक आयोनिक कंपाउंड जो आप बना रहे हो आप, तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कितना जरूरत पड़ रहा है आपको, हाफ बॉन्ड एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है। मान लेते हैं ऐसा होता नहीं है, मान लेते हैं कि Cl रहता 4 के फॉर्म में, Cl4 मतलब 4 को Cl है और यहां से चारों Cl को तोड़कर आपको एक Cl को ले जाना था, एक Cl को ले जाना था। तो आप कितना बॉन्ड एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है आपको, 4 गो Cl था, उसमें से एक ले जा रहे हो आप, तो 1/4 बॉन्ड एनर्जी का जरूरत आपको पड़ता। तो ऐसे करके होता है, पर Cl4 के फॉर्म में तो होता नहीं है। एग्जांपल लिए कि यदि ऐसा होता तो आप क्या आंसर देते, तो Cl2 के फॉर्म में होता है, एक Cl को ले जाना है तो हाफ बॉन्ड एनर्जी का आपको जरूरत पड़ेगा। ये हो गया थर्ड। अब देखो E का, सब्लिमेशन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया। अब एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यह भी एक तरह से एनर्जी है। कैसा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, इधर सोडियम को आपने क्या कर दिया था,
सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट कर दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी लगा क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को आप निकालने के लिए तैयार हैं, इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल लिया, बॉन्ड एनर्जी Cl2 को तोड़कर आपने एक Cl तैयार कर लिया। अब उस इलेक्ट्रॉन को, जो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, उसको आपको कहां पर डालना है, आपको आके क्लोरीन में आपको डालना है। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन को वो जो क्लोरीन अलाउ करेगा कि हां मेरे आउटर मोस्ट सेल में आके आप इलेक्ट्रॉन को डाल दो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोचो कि एक तरह से नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टीज है, एक ऐसा प्रॉपर्टीज जिसमें वो अलाउ करता है कि हां हम आपके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है। आप इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, सोडियम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को आपको डालना है, तो क्लोरीन अलाउ तो करे, क्लोरीन अलाउ तो करे कि हां मेरे आउटर मोस्ट सेल में स्पेस है, हम आपके इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी का यदि कम रहता है, मतलब आपको उतना टफ लगेगा इलेक्ट्रॉन को डालना। यदि किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है तो मतलब बहुत इजी वे में वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तरह से नेचर है, एक प्रॉपर्टीज है कि हम कितना इजी वे में आपके इलेक्ट्रॉन को हम गेन करेंगे या नहीं करेंगे। सोडियम तो देने के लिए तैयार है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को करना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक नेचर है, एक प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल का, कि वो अलाउ करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन हम गेन करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कितना इजीली करेंगे। ये बात समझ लो, किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब बहुत इजी वे में वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बहुत कम है, मतलब बहुत इजीली वो नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन। तो यही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हुआ क्या? अब सॉलिड, यहां से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड में था, गैस में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट आयोनाइजेशन, गैस में कन्वर्ट करने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल भी लिया, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी में 2 गो Cl था, एक Cl को आपने तोड़कर ले भी आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को उठाया, क्लोरीन को दे भी दिया। अब सोडियम भी आयोनाइज हो गया, मतलब आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी के अंदर आ जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो सोडियम अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्लोरीन अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो लैटिस एनर्जी का 2 का डेफिनेशन होता है, यहां के लिए जरूरत पड़ेगा एक ही को, लेकिन लैटिस एनर्जी का 2 डेफिनेशन होता है। क्या? जब कोई एक एटम आयोनाइज हो चुका है, अनदर एटम आयोनाइज हो चुका है, अब दोनों एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक कंपाउंड बनाएगा। तो होता क्या है, जब कोई भी एटम, सुनो मेरी बात को, जब कोई भी एटम, हम एक इस टॉपिक से हट के ले रहे हैं, कोई भी एटम जब अकेले है तो उसके पास हाई एनर्जी होता है। ये एटम अकेले है, हाई एनर्जी होता है। जैसे ही किसी के साथ वो मिलेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो वो अपना एनर्जी कुछ लूज करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत भारी सा सामान हम कहीं उठा के ले जा रहे हैं अकेले, बहुत भारी सा सामान है, पूरा फोर्स हम लगाए हुए हैं उस सामान को उठा के ले जाने में। कोई आया और तुरंत बोला कि लाइए हम भी एक पकड़ देते हैं। अब उस सामान को उसने भी एक तरफ से पकड़ दिया। अब क्या करेंगे, हम जितना एनर्जी लगा रहे थे उतना अब एनर्जी नहीं लगाएंगे, अब थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। हाँ चलो भाई, थोड़ा रिलैक्स हुआ तो कुछ एनर्जी मेरा रिलीज किया हम। तो जो एनर्जी हमने रिलीज किया वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है लैटिस एनर्जी। जितना एनर्जी हमने रिलीज किया, छोड़ा कि हाँ इतना भारी सामान लेके हम घूम रहे थे, अब कोई आके पकड़ दिया, अमाउंट हम रिलीज किए। तो जब कोई अकेले रहता है, जब कोई अकेले है, हाई एनर्जी है, अकेले है, हाई एनर्जी है, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। यहां पर भी Na अकेले था, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लोरीन लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि कंपाउंड बन गया, जैसे ही कंपाउंड बना, कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा, रिलैक्स फील करेगा। जितना अमाउंट वो रिलीज करेगा, उसी अमाउंट, रिलीज ऑफ अमाउंट को हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। बोले हम लैटिस एनर्जी का 2 डेफिनेशन होता है। क्या? कोई भी कंपाउंड है ऑलरेडी, अब आपको तोड़कर उसको अलग अलग करना है। जैसे कि मान लो NaCl ऑलरेडी है,
अब आपको तोड़कर उसको ऐसे ऐसे करना है। तो Na और Cl के बीच को तोड़ने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी का आपको रिक्वायर्ड होगी उसको भी आप लेटिस एनर्जी बोलते हैं। इसका उल्टा कर लो, NaCl, Na एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब दोनों आपस में अटैच होकर NaCl बनाएगा। तो बनाएगा मतलब एनर्जी को रिलीज करेगा, तो जो एनर्जी को रिलीज करेगा वो भी लैटिस एनर्जी है। तो यहां किस चीज का जरूरत है? आप एक कंपाउंड बना रहे हो, कंपाउंड को तोड़ नहीं रहे हो, कंपाउंड को बना रहे हो। NaCl अलग अलग था, NaCl आपको बनाना था, Na कहीं और था, Cl कहीं और था। Na को आपने पकड़ा, सॉलिड था, उसको सब्लिमेशन एनर्जी लगाकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर गैस में कन्वर्ट किया, फिर सब्लिमेशन एनर्जी के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन को आपने फिर निकाला, वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, फिर Cl को पकड़ के लाया, 2 Cl था, बॉन्ड को तोड़ा, 1 Cl लाया, बॉन्ड एनर्जी लगाया। इस इलेक्ट्रॉन को, सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के आपने क्लोरीन में डाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चल भी गया, अब दोनों आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहा है, नया बॉन्ड बना रहा है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा वो रिलैक्स फील करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से कंप्लीट मैकेनिज्म को डिफाइन किया बॉन्ड हेवर प्रोसेस में कि कैसे करके आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो एक बार फाइनली हम लोग समराइज कर देते हैं कि कैसे करके क्या क्या हुआ। कि एक एटम जो मेटल था उसमें आप सब्लिमेशन एनर्जी लगाकर उसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किए। उसके बाद फिर से आपने आयोनाइजेशन एनर्जी लगाया। आयोनाइजेशन एनर्जी लगाने का मतलब वहां से सोडियम के आउटर मोस्ट से, मतलब मेटल के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला, बाहर निकाला। अब आपको डालना कहां पर है? नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में। लेकिन दिक्कत क्या था कि नॉन मेटल मॉलिक्यूल के फॉर्म में था, आपको तोड़ना पड़ेगा। एक क्लोरीन का आपको जरूरत है, एक क्लोरीन आपने तोड़ा। जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी का जरूरत पड़ा वो आपका हो गया बॉन्ड एनर्जी। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी का जरूरत पड़ा वो है आपका बॉन्ड एनर्जी। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को लाकर आपको क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में डालना था, वो है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लैटिस एनर्जी की बारी, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बना, जैसे ही कंपाउंड बना, कुछ एनर्जी को वो रिलीज करेगा। जिस एनर्जी को वो रिलीज करेगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। पर कहीं और भी जाकर पढ़ोगे कि जब कोई कंपाउंड को तोड़कर उसको दो अलग अलग एटम बनाना है तो वहां पर भी लैटिस एनर्जी का जरूरत पड़ता है। यानी कि जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि NaCl एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है? नमक का। ठीक है, तो नमक को जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो Na और Cl के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, Na प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए किस एनर्जी का जरूरत पड़ा? NaCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए किस एनर्जी का जरूरत पड़ा? वहां पर भी वो है लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे करके कंप्लीट मैकेनिज्म है कि कैसे करके आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले बताए थे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वही है जनरली आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड बनने का जो कंप्लीट प्रोसेस था वो बॉन्ड हेबर प्रोसेस में बताया गया था, जिसमें से कंप्लीट 5 तरह का प्रोसेस होता है। कंप्लीट 5 प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर लिए। अनदर वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग जब कोवलेंट बॉन्ड पर चर्चा करेंगे तो और भी आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा कि कैसे करके किसी कंपाउंड को हम लोग देख के पहचानेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर आप लोग दोनों में डिफरेंस भी कर लेंगे। हालांकि आज भी कोवलेंट बॉन्ड पर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग किए कि जब कोई नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को आप लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो एनफ है, आयोनिक बॉन्ड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल चुका है। आयोनिक बॉन्ड या फिर आयोनिक कंपाउंड जैसा बोले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल चुका है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कोवलेंट बॉन्ड पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।